नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग प्रत्येक सप्ताह के अंत में वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। मैं पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर से संबंधित मुद्दे लाता हूं। प्रत्येक सप्ताह हम लोग 5 मुद्दे लेकर के आते हैं। इस सप्ताह भी हम 5 मुद्दे लेकर के आए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो भारत क्यों नहीं ले रहा अमेरिका के F-16 फाइटर जेट। तो अमेरिका ने फिर से ऑफर किया है कि भाई साहब आप हमारा जो है F-16 फाइटर जेट लेना चाहे तो ले सकते हैं। भारत आजकल फ्रांस के साथ कुछ डील करने में लगा हुआ है। इसके अलावा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा चीन के खिलाफ जो फिलीपींस की मदद करने की बात कही गई है ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गए, वहां के एक यूनिवर्सिटी में जाकर के बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो सिख समुदाय पर क्या टिप्पणी किया गया, इससे क्या निहितार्थ निकल के आया है, इन सब चीजों को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर चीजें देखें तो अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए नैतिकता कानून, जो मोरल पुलिसिंग की बातें हम लोग कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन से आपको नजर आएगा। गिरफ्तारी नियमानुसार नहीं हो तो आरोपी को रिहा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो देखेंगे तो यह भी टॉपिक आप आईआर के अंतर्गत रख सकते हैं, यह भी आईआर के अंतर्गत रख सकते हैं। और इसका जो अगर है तो एक तो आप आईआर में भी जोड़ सकते हैं, दूसरा यह आपके पॉलिटी सेगमेंट के लिए भी आवश्यक हो जाएगा। और ये टॉपिक तो पूरी तरह से पॉलिटी वाला ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के चलिए अब चर्चा करना शुरू करते हैं। पहले टॉपिक पर सीधे चलते हैं। भारत क्यों नहीं ले रहा अमेरिका का F-16 फाइटर जेट। देखिए अमेरिकी वायुसेना ने भारत को एक बार फिर से F-16 फाइटर जेट जो है वह ऑफर किया है। ये जो F-16 फाइटर जेट होता है यह ऑफर किया है, लेकिन प्रश्न हो रहा है अब कि भारत इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे पहले भी ये ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत जो है, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि फ्रांस से राफेल जो है वह हम लोग खरीद रहे हैं, और राफेल भी जो है वह एक तरह से आप जानते हैं कि फाइटर जेट ही है। तो देखिए अमेरिका के ये बेहद शक्तिशाली और सफल विमान अन्य यूरोपीय विमानों की तुलना में सस्ते बताए जाते हैं, लेकिन यहां पर एक अड़चन है इसके इस्तेमाल पर अमेरिका के कानून की ओर से कई तरह की शर्तें लगा दी गई है, और अमेरिका ने संवेदनशील तकनीक के निर्यात को लेकर के नियम भी बना रखा है। भारत सरकार लगातार अब कह रही है कि हम कोई भी चीज आपसे खरीदते हैं तो आप टेक्नोलॉजी भी हमसे साझा कीजिए। अब इसको लेकर के मामला फंसा हुआ है, तो भारत जो है थोड़ा परहेज करता ही नजर आ रहा है। हालांकि वही बात जो हम फ्रांस के करीब जा रहे हैं यह भी संभव है। इससे अमेरिका की ओर से विमान को लेकर के जो ऑफर दिया जाता है उसमें कम क्षमता रखी जाती है। अमेरिका ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि ये विमान अत्याधुनिक तकनीक के साथ हो, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ कई समझौते अन्य जो हैं उस पर भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अब ये जो अलग तरह की बाध्यताएं हैं, भारत इससे बचना चाहता है। भारत इन समझौतों के का जो है अभी इसको लेकर के इच्छुक नहीं है, और कई प्रावधान इसमें ऐसे हैं जो भारत की अगर कह सकते हैं कि संप्रभुता, स्वायत्ता, विदेश नीति की लेकर के उस पर गहरा आघात करता है। तो भारत अभी इसको लेकर के बहुत सहज नहीं हो पा रहा है। F-16 फाइटर जेट के विषय में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए अमेरिकी फाइटर प्लेन है, पहली बार जो है जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी वायुसेना के लिए इसे बनाया था। 1995 के बाद से लॉकहीड मार्टिन इसका प्रोडक्शन कर रहा है। अब यहां पर देखिए F-16 ने पहली बार 2 फरवरी 1974 को पहली बार ये उड़ान भरी थी। 21 जुलाई 1980 को फाइटिंग फाल्कन के नाम से भी इसे जाना गया था। साल 1976 से अब तक 4600 से भी ज्यादा F-16 जेट अलग अलग देशों के लिए बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा F-16 की स्पीड जो है 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज जो है 4220 किलोमीटर तक है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम है, साथ ही ये एडवांस हथियार से भी लैस होता है। देखिए F-16 के विषय में और कुछ समझ लीजिए तो यह हवा से हवा में मारने में सक्षम है। ये 1 मिनट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। F-16 की जो 4th जनरेशन है वह एक लड़ाकू विमान है, और सबसे अहम बात यह खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। तो ये सारी खूबियों के बावजूद जो है भारत अभी इससे परहेज करता नजर आ रहा है, इसके नियम कानून वगैरह को लेकर के। चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। चीन के खिलाफ फिलीपींस की मदद करेंगे ऑस्ट्रेलिया और जापान। देखिए साउथ चाइना सी को लेकर के
चीन के साथ विभिन्न देश जो हैं उलझ ही रहे हैं और चीन की जो अपनी विस्तारवादी नीति है उससे भारत को भी परेशानी हो रहा है। साउथ चाइना सी में कई सारे जो आसियान देश हैं उन सब भी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों ने चीन के खिलाफ फिलीपींस की मदद करने की यह घोषणा कर दी कि चलिए काउंटर करना पड़ेगा चीन का। देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड के लिए संयुक्त समर्थन का वादा कर दिया है। दक्षिणी चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच जैसा मैंने कहा कि लगातार जो है गतिरोध बढ़ ही रहा है। पिछले एक महीने में 5 बार दोनों देशों के बीच समुद्री टकराव के होने के घटना सामने आए हैं। क्या है चीन और फिलीपींस का विवाद, इसको समझ लीजिए। देखिए, दक्षिणी चीन सागर को लेकर के वर्षों से यह विवाद में चला आ रहा है। क्षेत्र को लेकर के दरअसल है कि कहां तक इनका क्षेत्र है। चीन इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करता आ रहा है, जबकि फिलीपींस समेत कई दक्षिण एवं पूर्व एशियाई देश जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं। आसियान कंट्री के बहुत सारे देशों की मैंने बात की। अब यहां पर देखिए, इस मैप से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चाइना की स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए वियतनाम आपको यहां पर दिख रहा है और मतलब कंबोडिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मलेशिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, यहां पर फिलीपींस आपको नजर आ रहा है। फिलीपींस से मुख्य विवाद है। इसके बाद आपको यहां पर ताइवान भी नजर आएगा। अब देखिए यहां पर ये जो लाइन है वियतनाम, तो वियतनाम का कहना है कि भाई साहब ये पूरा जो एरिया है इससे इधर ये इसका है, ठीक है। लेकिन फिलीपींस का कहना है कि ये वाला जो येलो वाला सर्किल है इससे इधर वाला जितना भी समुद्री एरिया है, चूंकि इसके देश की सीमा है तो यहां से समुद्री स्थान इसका है। इस तरह से ब्रुनेई का अपना दावा इस क्षेत्र पर पड़ जाता है। इंडोनेशिया जो है वह रेड वाला जो ये लाइन आप देख रहे हैं इसको लेकर के बात करता है। लेकिन चाइना का क्या है, चाइना जो है 9 डैश लाइन को मानता है। तो चाइना का कहना है कि देखो भाई साहब ये पूरा जो है ये पूरा क्षेत्र मेरा है। अब देख रहे हैं, तो चाइना का कहना है कि ये सब मेरा है। इस स्थिति में देखेंगे तो फिलीपींस में एंट्री मान लिया उसने, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, इसके अलावा देखेंगे तो इधर पूरा कंबोडिया, इन सब के क्षेत्र में उसकी एंट्री होती है। तो यही विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर को लेकर के विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यह देखिए प्रशांत महासागर का एक पार्ट इसे कहा जाता है। सिंगापुर से लेकर के ताइवान की खाड़ी लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी सीमा जैसा मैंने कई कंट्रीज को दिखा करके आप बताया, आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रुनेई हो गया, चाहे चीन हुआ, चाहे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पर आप ताइवान देखेंगे और फिर वियतनाम देखेंगे। इन देशों से इसकी सीमा भी लगती हुई नजर आती है। 5 महासागरों के बाद यह विश्व में सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। इसीलिए विवाद अगर यहां पर होता है तो फिर इसके लिए निश्चित तौर पर ज्यादा हाय तौबा मचना भी तय है और इतने सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सागर में बहुत से छोटे छोटे द्वीप भी हैं। इसके तट से लगते विभिन्न देशों की संप्रभुता को लेकर के यहाँ पर दावेदारी भी की जाती रही है। यही चीजें हैं, ये जो साउथ चाइना सी है इसको आप विस्तार से इन चीजों में समझ सकते हैं। चाइना इसको मानता है कि ये जो 9 डाइस लाइन है इससे इधर इसका सारा कुछ ये वाला पूरा पोर्शन इसी का हो जाता है, जबकि कई देश का कहना है कि उसमें इसकी भी जगह है। इसी को लेकर के विवाद चलता जा रहा है। मामला समझ में आ गया और ये लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। सिखों पर राहुल गांधी की टिप्पणी क्या हुआ है इसको लेकर के हम देखते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने सिखों पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर के उन पर निशाना भी साधा है और यहां तक कह दिया है कि यह बयान जो है खतरनाक है और इससे किसी भी धर्म या खास करके सिख धर्म के भावनाएं जो है वह भी आहत हो सकते हैं। अब हुआ क्या था मसला, इसको समझ लेते हैं। देखिए राहुल गांधी जो है वाशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों इंडियन डायस्पोरा की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर सवाल जवाब चल रहा था, उनसे जो कुछ पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकेगा। लड़ाई इसी बात पर है। मामला समझ में आ रहा है। तो सिख धर्म को लेकर के कहा गया है कि क्या सिख धर्म को भारत में पूरी आजादी नहीं दी जाती है। ये सारी बातें जब यहां से निकल के आया तो केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसकी आलोचना भी किया। भारत के जो भारत का जो स्टैंड रहा उसको साफ उन्होंने किया और राहुल गांधी जी की अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में टिप्पणी जो हुई उसकी आलोचना किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर झूठ बोलकर खतरनाक आख्यान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी भयावह प्रकृति की है,
है क्योंकि उन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की है। अब देखिए यहां पर इस चीज को समझिए कि सिखों द्वारा पगड़ी या कड़ा पहनना जो होता है ये क्या है, इसके विषय में कुछ समझते हैं। आप जानते हैं कि खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब जी के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद साहब ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का एक गुरु घोषित कर दिया। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति गुरु बन रहे थे, ठीक है। फिर गुरु गोविंद साहब जी ने कहा कि मैं आखिरी व्यक्ति के तौर पर गुरु हूं, अब जो गुरु होंगे वह कौन से, तो यह गुरु ग्रंथ साहिब ही होंगे। इसलिए ग्रंथ साहिब जो है उनमें देखेंगे गुरु भी लगा हुआ है ना यहां पर, तो ये ग्रंथ साहिब ही अब सिख धर्म के गुरु माने जाते हैं, यानी कि ये दिशा निर्देश करते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो सिखों के लिए 5 मर्यादाएं बताई गई है। 5 क्या, एक केश, इसलिए सिख धर्म के लोगों के केश बड़े होते हैं। इसके बाद कड़ा, यानी कि हाथ में जो वो कड़ा पहनते हैं वह। उसके बाद कक्षा की बात की गई है, कृपान रखते हैं या फिर कंघा, 5वां कंघा धारण करने का आदेश गुरु गोविंद साहब सिंह ने दिया था। अब देखिए इसे 5 ककार कहा जाता है, ये जो है 5 ककार, और माना जाता है कि सिख धर्म के कोई भी अनुयायी हो, खालसा पंथ के कोई भी अनुयायी हो, तो उनके लिए ये 5 मर्यादाएं पालन करना जरूरी हो जाता है, ये अनिवार्य बताया जाता है। इसी को लेकर के पूरा विवाद हुआ। अब यहाँ पर अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए नैतिकता कानून की बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं अफगानिस्तान में अब चुनी हुई सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तालिबान का कब्जा है, और तालिबान ने जब से कब्जा किया है महिलाओं के लिए विभिन्न तरह के जो है वह नियम कानून ला रहा है, उनके जीवन पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में तालिबान के सर्वोच्च नेता जो है हिब्बतुल्लाह अंखुद ज़ादा ने अधिकारियों को अफगानिस्तान के नैतिकता कानून को लागू करने का अब निर्देश दे दिया। अब इसके प्रमुख बिंदु पर चलते हैं कि क्या क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के जो सद्गुण प्रचार है, दुराचार निवारण है और शिकायत सुनवाई मंत्रालय ने 114 पृष्ठों की एक संहिता प्रकाशित किया है, मतलब एक कोड दिया है, मतलब कानूनों का पूरा एक जखीरा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस तरह के कानूनों का यह पहला औपचारिक अधिनियम भी इसे माना जाता है। क्या है अफगानिस्तान का नया नैतिकता कानून, इस विषय में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य है। चेहरे को ढकना प्रलोभन से बचने और दूसरों को प्रलोभित करने से बचने के लिए आवश्यक माना गया है। मोरल पॉलिसिंग की बात जो मैंने कहा ना, यह भी कहा गया है कि महिला घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। महिला की आवाज को अंतरंग माना जाता है और उसे सार्वजनिक रूप से गाते, पढ़ने या जोर से पढ़ने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तरह की पाबंदी लगाया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर महिला अपने घर में भी गाते या जोर से पढ़ते हैं तब भी उन्हें सजा दी जाएगी, तो यह भी नहीं किया जाना चाहिए। संगीत बजाना और उन पुरुषों और महिलाओं का आपस में मिलना प्रतिबंधित है जो रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों को एक दूसरे को देखने से भी मना किया जाता है अगर वे रक्त या विवाह से संबंधित नहीं है। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना अनिवार्य किया गया है। पुरुषों को घुटने से ऊपर शॉर्ट्स पहनने तथा अपनी दाढ़ी को बारीकी से ट्रिम करने पर रोक लगा दिया गया है। किसी जीवित शख्स की तस्वीर खींचने पर भी पाबंदी है। संहिता में अन्य प्रावधान जो है LGBTQA+ जो होता है उन लोगों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को मंजूरी देने की भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे मॉरल पॉलिसिंग की इस बार जो है आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि तालिबान ने इसे लागू करने की बात कही है। अब चलते हैं आखिरी पर आते हैं, गिरफ्तारी नियमानुसार नहीं तो आरोपी को रिहा करना होगा। इसको लेकर के चर्चा क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने एक निर्णय में कि अगर नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आरोपी को रिहा करना होगा संबंधित एजेंसी को। देखिए इसमें क्या मामला था कि भूषण स्टील के मालिक जो नीरज सिंघल हैं उन पर 46,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज था, तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आजकल ईडी बहुत चर्चा में है। तो नीरज सिंघल क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट और वहां पर जमानत याचिका लगाते हैं और जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा किया गया था उसको चुनौती देते हैं उस याचिका को दायर करके। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी तो भाई आप अपील कर सकते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को अपील इन्होंने क्या किया, कहा सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इन्होंने दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सिंघल को रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच द्वारा सुनवाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना जरूरी है। ईडी ने सिंघल को गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं
बताया और इसीलिए कहा गया कि चूंकि प्रक्रिया का सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए सिंघल को रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर जांच एजेंसी गिरफ्तारी के दौरान सही प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो आरोपी को रिहा करना ही एकमात्र विकल्प होगा। अब यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 की चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 जो है वह नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये आता है। संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार देता है नागरिकों को, ठीक है। नागरिकों को, नागरिक के अलावा इस जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बहुत सारे नागरिकों को दिए जाते हैं, नागरिकों के अलावा निवासियों को भी बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके खिलाफ अगर इसका हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं और 5 तरह के जो रिट याचिका है वह लगा सकते हैं। मामला समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर तो संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि व्यक्तियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत में जब लिया जाता है तो उसे आपको बताना पड़ेगा, लिखित में सूचित करना पड़ेगा कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो यही बातें यहां पर अनुच्छेद 22 की चर्चा की गई, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया। तो यह था इस सप्ताह चर्चा में रहे हुए जो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करें। और दूसरी बात क्या है कि यदि अभी तक संस्कृति आईएएस के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लें। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।